जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 3.7 टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी अभी होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है, जो भी ये जैसे रिटेल ट्रेड्स जो होते हैं ना, जो भी दुकान वगैरह होते हैं, तो उनको एमएसएमई में इंक्लूड करने का गाइडलाइंस लॉन्च कर दिया है, मतलब अनाउंस कर दिया है। ओके। तो पहले ये एमएसएमई में इंक्लूड नहीं थे, अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन 2017 के पहले ये इंक्लूडेड थे, ठीक है। बट 2017 में इसको निकाल दिया गया, क्योंकि निकाला क्यों गया था? क्योंकि कहा गया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में को कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसीलिए इसको निकाल देंगे। ठीक है। मतलब कुछ कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करता, ठीक है, मतलब खरीद के दूसरे को बेच देता है, बस इसलिए निकाल दिया गया था। लेकिन अब वापस से इसको इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इसको इंक्लूड करने से ये फ़ायदा होगा कि अब उद्यम पोर्टल में ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उद्यम पोर्टल जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम लोग आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह से बिजनेसेस को उद्यम पोर्टल में आप अगर रजिस्टर कर दीजिएगा तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका गवर्नमेंट को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अभी इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है इनको? उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको ये फायदा होगा कि इनको अभी फाइनेंस फाइनेंस बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है। पैसे बहुत इजीली मिल जाएंगे बिजनेस करने के लिए। ठीक है। और कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ पैसे मिलेंगे, क्रेडिट्स मिलेंगे बिजनेस करने के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट्स मिलेगा। ओके। ओके। देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। आप ये डेटा एक याद कर लीजिए, और एक 40% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट। ठीक है। आप ये भी याद कर सकते हो 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ये भी याद कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30% ऑफ द जीडीपी याद करना जस्ट मोर देन सफिशिएंट है, ये हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये याद करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। पहले देखिए, पहले क्या था और अभी क्या था। पहले जो है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 25 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ का लिमिट था अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो। अगर सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख 2 करोड़ और 5 करोड़ का लिमिट था। मतलब अगर अगर कोई किसी कंपनी में 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट है तो उसको बोलेंगे माइक्रो। अगर किसी कंपनी में 5 करोड़ तक इन्वेस्टेड है तो उसको बोलेंगे स्मॉल। और किसी कंपनी में 10 करोड़ तक इन्वेस्टेड है तो उसको बोलेंगे मीडियम। ठीक है। लेकिन अभी क्या गया, अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को दोनों को मिला करके एक कॉमन बना दिया गया है कि अभी अभी अगर इन्वेस्टमेंट आपका 5 करोड़ होगा और सॉरी, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होगा और टर्नओवर 5 करोड़ होगा तो आप माइक्रो कहलाओगे। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होगा और टर्नओवर 50 करोड़ होगा तो आप स्मॉल कहलाओगे। उसी तरह मीडियम के लिए। ठीक है। तो ये अभी नया डेफिनेशन लाया गया, देखिए यहाँ न्यू डेफिनेशन। ओके। रिसेंट गवर्नमेंट स्टेप में ये न्यू डेफिनेशन, मतलब इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया गया कि माइक्रो किसको बोलेंगे, स्मॉल किसको बोलेंगे, मीडियम किसको बोलेंगे। ठीक है। ये क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो स्टार्टअप्स होते थे, जो भी फैमिली वाला जो बिजनेस होता था, वो लोग क्या करते थे, वो जानबूझ करके इस वाले सेक्टर में रहने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर इस वाले सेक्टर माइक्रो वाले में रहेंगे, मतलब 25 लाख से अगर कम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर ये करके रखेंगे तो उनको जो भी एमएसएमई का जो भी बेनिफिट्स है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, टैक्स माफ कर देती है 2-3 साल तक, तो उसी तरीके से तो वो सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे। ठीक है। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो नहीं करते थे, रिलक्टेंट फील करते थे ग्रो करने के लिए। तो अभी उनको यहाँ लिमिट भी बढ़ाया गया है और इन दोनों को मिला करके ये एक कॉमन डेफिनेशन बनाया गया है। ठीक है। अंडर न्यू डेफिनेशन में डिस्टिंक्शन, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को सेट किया गया है। ओके। ओके। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये जो है हमारे कोविड के टाइम में ये लाया गया था, ये वाला स्कीम। और इस स्कीम के तहत आपको कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकता है, मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। ठीक है। इसको बेसिकली कहा गया कि तीन महीना और बढ़ा दिए। तो ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है कि 3 महीना बढ़ाया 6 महीना बढ़ाया। बस हम ये लिख सकते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि कोविड में हम लोग गवर्नमेंट ने क्या किया, तो ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेके आया था, जिसके तहत एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा था। ठीक है। तो ये लिख सकते हैं अपन। अब देखिए एड्रेसिंग डिलेड पेमेंट्स, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए एक फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल लाया गया। ठीक है। इसको अमेंड किया गया बेसिकली। तो इसमें एक TREDS वाला एक सिस्टम को लॉन्च किया गया। ठीक है। तो ये सिस्टम मैं बता दूं क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि एक एमएसएमई है, ठीक है, और एक बड़ा बिजनेस है।
एमएसएमई ने मान लेते हैं कि कपड़ा बनाता है, कपड़ा बड़ा बिजनेस को बेचा है, तो लेकिन बड़ा बिजनेस जो होता है ना, मतलब बड़ा बिजनेस मतलब कि कोई बड़ी कंपनी, वो जो है पेमेंट बहुत डिले करती है, मतलब एक साल कर देगी, 6 महीना 7 महीना कर देगी, तो तब तक इन लोग के पास फंड्स नहीं होता। एमएसएमई तो छोटा छोटा कंपनी है, इन लोग के पास अगर फंड्स नहीं रहेगा तो ये लोग काम कैसे करेगा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ये ट्रेड लेके आया, ये सिस्टम के तहत एक कोई बैंक होगा या फिर कोई इन्वेस्टर होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगा, तो ये जो ट्रेड है, ये एमएसएमई जो है ना, ये एमएसएमई एक फैक्टरिंग यूनिट लॉन्च कर देगा। मान लीजिए कि 1 करोड़ पाता है एमएसएमई, ठीक है, 1 करोड़ पाएगा इस बड़ी कंपनी से एमएसएमई, तो ये 1 करोड़ के लिए एक फैक्टरिंग यूनिट लॉन्च कर देगा कि हाँ भाई, एक कूपन टाइप का लॉन्च कर देगा, ठीक है। और वो कूपन को बड़ी कंपनी को दे देगा, और बड़ी कंपनी बोलेगी ठीक है, ये कूपन जिसके पास भी रहेगा हम उसको 1 करोड़ दे देंगे, ठीक है। तो ये बड़ी कंपनी उसको ऑथराइज कर दी, उसके बाद ये कूपन को लेकर के इन्वेस्टर को दे देगा या फिर बैंक को दे देगा कि देखिए ये 1 करोड़ का कूपन है, हमको 1 करोड़ रुपया दे दीजिए और ये 1 करोड़ आपको इस वाली कंपनी से 1 साल बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा कमीशन काट के ये 1 करोड़ रुपया एमएसएमई को दे देगा, तो इससे एमएसएमई को पैसा मिल गया तुरंत, और बैंक को भी थोड़ा कमाई हो गया और इसको भी टाइम मिल गया। ओके, तो इस तरीके से काम करेगा। ओके, देखिए एमएसएमई समाधान पोर्टल, देखिए समाधान हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओडीआर का जो हमारा टॉपिक था, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसमें एमएसएमई में समाधान पोर्टल में हम लोग देखे थे किस तरीके से जो भी डिले पेमेंट्स का जो भी इश्यू होगा उसको ऑनलाइन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसी प्रकार और भी वहाँ पर थे, विवाद से विश्वास स्कीम था, ईएडीआर चैलेंज था, तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें थी जो ऑनलाइन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काम करती थी, ठीक है। तो एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली प्रिसाइजली समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो एमएसएमई का जो भी पेमेंट से रिलेटेड इशू है उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। देखिए पोर्टल चैंपियंस करके एक पोर्टल है, तो ये भी लॉन्च किया गया था एमएसएमई का जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करेगा, लेकिन ये कोई भी नॉर्मल जो इशू है उसको भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। एमएसएमई इंस्टीट्यूट्स बनाया गया था, ठीक है, जो लोगों को सिखाएगा किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए और सब कुछ सिखाएगा बेसिकली, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, किस तरीके से जो एमएसएमई है उसका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल या फिर एक्वाकल्चर या फिर कोई इनोवेशन किया है, स्पेस के एरिया में कोई इनोवेशन किया है, तो हम लोग का ना एक इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होता है, अलग अलग जगह से अलग अलग कंपनी आती है अपना नया नया प्रोडक्ट लेके, तो वहाँ पर बहुत दूर दूर से मीडिया आती है, ताकि और वहाँ पर अगर मीडिया आएगी, वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लगाओगे, ठीक है, लॉन्च करोगे, तो वहाँ पर से बहुत लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा होता है एडवर्टाइजमेंट का वो एग्जीबिशन, ठीक है। तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम को यूज़ करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ स्कीम्स के बारे में जो एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये सब तो आप लिख सकते हो, ये भी ट्रेड्स लिख सकते हो, समाधान लिख सकते हो, पोर्टल चैंपियन लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ भी 5-6 दिया हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ याद करना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो एस्पायर है, ये याद करना ईजी होगा, एस्पायर, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और एक ये फेमस वाला है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बहुत फेमस है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये लोन देने के लिए बेसिकली, और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये दोनों स्कीम याद कर सकते हो, और भी याद कर सकते हो मन तो, लेकिन ये जो है ना, ये जो है बाकी सबसे सिमिलर है, ठीक है। और ये हल्का सा अलग था, इसलिए मैंने दो कलर कर दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप जो याद कर सकते हो, मैं तो सिर्फ 2 ही याद करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, चैलेंजेस में आते हैं। चैलेंज में देखिए खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ये जो है ना, ये वाला जो कमीशन है, ये हमारा लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है। लक्ष्मीकांत का जब आप डीपीएसपी वाला चैप्टर कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें मेंशन है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि आर्टिकल 43 में, डीपीएसपी का आर्टिकल 43 में जब हम लोग सोशलिस्ट वाला जो पार्ट देख रहे थे डीपीएसपी वाला चैप्टर में, तो उसमें दिया गया था कि जो आर्टिकल 43 में कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये वाला कमीशन को स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो इसने बताया कि एमएसएमई जो है 50% तक बंद हो गया पैंडेमिक के कारण। मतलब मान लीजिए कि 100 एमएसएमई थे, उसमें से 50% एमएसएमई बंद हो गया। देखिए यहाँ पर डेटा भी था शायद ऊपर में, कितने एमएसएमई हैं अभी, ठीक है। देखिए 6.3 करोड़ एमएसएमई है, जो 110 मिलियन पीपल को जॉब देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद कर लीजिए, या फिर ये याद कर लीजिए, मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट से पूछ देगा एमएसएमई कितना तरीके से एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, तो ये तो बहुत ही जनरल है, ये तो हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यही याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस विल बी लाइक एड ऑन फॉर दैट, ओके।
ओके, सो मूविंग अहेड, चैलेंजेस। ओके, देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि ये जो हमारा जो भी अभी हमने हमने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज लाया था ना, गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ का, तो उसमें से बहुत सारा चीज़ लोन्स के रूप में था और बहुत सारा चीज़ एक मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ थी और एक बहुत लंबा टाइम पीरियड पे देने वाले थे वो, एकदम अचानक से नहीं देने वाले थे 20 लाख करोड़। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि ये इनएडुकेट है, लोन से उतना लोगों का भलाई नहीं हो पाएगा, आप लोगों को एकदम जनरल मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब उसके बदले आपको कैश फ्लो किस तरीके से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं उस पर काम करना चाहिए था, इमीडिएट रिलीफ पे काम करना चाहिए था। ठीक है, आप लोग लोन्स पे काम करें तो बिजनेस लोन लेंगे तब ना, बिजनेस तो बंद हो रहे हैं, लोन कैसे लेंगे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम था कि स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स भी बहुत कम थे। ठीक है, हाई इनफॉर्मेलिटी, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक किए थे जो इनफॉर्मल वर्कर्स के ऊपर एक टॉपिक किए हुए थे हम लोग, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, उसमें हमने किया था कि 90% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो वो हमने किया था, तो ये देखिए हाई इनफॉर्मेलिटी है, तो अगर चीज़ें इनफॉर्मल होते हैं तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दुकान है, तो आप कहीं और रहते हो तो उसको नज़र रखना, चोरी वोरी ना हो, ये मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है जो प्रॉपरली सेटअप है, एकदम वहाँ पर टाइल लगा के लोग बैठते हैं, तो उसको दूर से नज़र रखना पॉसिबल है। ठीक है, उसको ईजी होगा हैंडल करने में। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। अब देखिए न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम हमारे पास नहीं है। टेक्नोलॉजी मालूम है ना, एमएसएमई बहुत छोटा मोटा होते हैं तो उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं होता। ठीक है, अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ मोस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं एमएसएमई जो है छोटे मोटे होते हैं, छोटे मोटे कहीं कहीं बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, तो गवर्नमेंट जो उद्यम पोर्टल था उसमें रजिस्टर्ड भी नहीं है, जीएसटी तो दूर की बात है, जीएसटी नंबर लेना दूर की बात है, उद्यम पोर्टल में भी रजिस्टर्ड नहीं है, और उनको गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम के बारे में मालूम ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो और एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको मालूम भी है तो आपको डिजिटल आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, मान लीजिए कि उद्यम पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ले सकते हो गवर्नमेंट का कुछ भी। ठीक है, तो ये सब मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है और लोगों को मालूम भी नहीं है। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल एंड नॉलेज, मतलब पैसे बहुत कम रहते हैं, इतना सब कुछ करने के लिए पैसे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जैसे कि यूट्यूब में देखिए बहुत सारे चीज़ें दी हुई, अगर आप सर्च कीजिएगा किस तरीके से हम उसको रजिस्टर करें तो बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाइएगा कौन सा पढ़ना है। तो वहाँ पर भी वही वाला प्रॉब्लम है जो यूपीएससी के साथ प्रॉब्लम है कि बहुत सारा रिसोर्सेज है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रिसोर्स हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, नॉलेज का तो प्रॉब्लम है ही, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वर्कफोर्स है, मतलब बट स्किल्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए बीटेक करके बहुत लोग निकल जाते हैं, बट उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से पास होते हैं, और तो अब तो ऑनलाइन आ गया है, तो अब तो कोई भी पास हो रहा है। ठीक है, आईआईटी में बहुत चीटिंग होता है, हर जगह चीटिंग होता है, मतलब ऑनलाइन होगा तो चीटिंग होगा ही। अभी उसके लिए लोग तैयार नहीं है, उसके लिए जो इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज है, उसके लिए तैयार नहीं था, तो अचानक से आ गया, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है। ओके, तो ये सब चैलेंजेस था, चैलेंज को उल्टा करके लिख दीजिएगा आप वे फॉरवर्ड में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया होगा। देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि लोन्स दीजिए एमएसएमई को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में, तो इससे क्या होगा, वो लोग लोन लेंगे, फिर उनका बिजनेस बूम करेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसका भी कीजिए, न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर के आइए, ताकि सबको मतलब एम्प्लॉयमेंट दे सके और उसको इस वाले सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया सके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90%, अभी हमने बात किया ऊपर में कि 90% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, तो सबको फॉर्मल सेक्टर में लाने की जरूरत है। देखिए नायक कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बैठाया था, उसके ऊपर रिफॉर्म कैसे लाया जाए उसकी बात किया था, तो लोन्स किस तरीके से उनको एक्सेस किया जाए, सिंप्लीफाई कैसे किया जाए प्रोसेस को। तो आप ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नायक कमेटी किस चीज से रिलेटेड है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एमएसएमई विद ग्लोबल वैल्यू चेन, ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर देखिए हमने देखा था ऊपर में कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाना पड़ेगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लाइंस में हम लोग ये देख सकते हैं कि नास्कॉम और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इन्होंने ग्लोबल भारत प्रोग्राम को डिजाइन किया। ठीक है, ये प्रिसाइजली इंडिया के लिए, तो इनको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। लेंडर्स टू कोलैबोरेट विद फिनटेक कंपनीज, लेंडर्स मतलब होता है बैंक या फिर कोई प्रॉपर इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिनटेक कंपनीज मतलब पेटीएम वगैरह, क्योंकि पेटीएम वगैरह से हम लोग बहुत इजीली लोगों को लोन्स दे पाएंगे। ठीक है,
ओके, डिजिटल ट्रांजेक्शन ट्रायल्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमने अभी बात की कि पेटीएम से हम लोग बहुत इजीली लोन दे पाएंगे, तो उसका हम लोग को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक इंस्टीट्यूट का नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इंटरप्राइजेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हम लोग इसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिटेड हो, एडमिशन ले, और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बन के निकले। ठीक है, जिसके हम लोग जानते हैं कि आईआईटी है या फिर बाकी सारे कॉलेज है, ये लोग एकदम ये फैक्ट्री बन गई है, एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्ट्री बन गई। दिस इज नॉट ए कॉलेज, दिस इज अ फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग स्किल्ड लेबरर्स। सो इट इज़ वेरी डेंजर सिचुएशन। सो वी नीड टू प्रोड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि सब लोग वहाँ से निकल रहे हैं, सब लोग जॉब ले रहे हैं, कोई जॉब देने वाला है ही नहीं। मतलब 99.99% वहाँ से लोग जो है मेंटेलिटी होती है कि हमको जॉब लेना है, जॉब देने का किसी का मेंटेलिटी नहीं होती। मैं वहाँ हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी हम लोग का कल्चर में ये प्रॉब्लम है। तो वे फॉरवर्ड में आप कल्चर भी लिख सकते हो कि हमें जो हमारा कल्चर है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है। इस तरीके से गुजरात का जो कल्चर है एकदम एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर कल्चर है, बचपन से ही बच्चा को बिजनेस करना होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, बिहार में देख लीजिए एकदम चलो सरकारी नौकरी जाओ, तो इस तरीके से। और साउथ में देखिए प्राइवेट नौकरी, बैंगलोर। तो इस तरीके से हम लोग को कल्चर को चेंज करने की जरूरत है, ताकि इसको हम ठीक कर सकें। ठीक है, तो ये कल्चर वाला प्रोग्राम आ सकता है, इन्वायरमेंट के ऊपर आ सकता है, आपका लीगल वाला जो प्रॉब्लम है ये भी आ सकता है, इंटरनेशनल भी तो यहाँ पर आ ही गया। तो सारा का सारा एक जो स्पेशल वाला जो हमने फॉर्म किया था, स्पेशल SPECIEL, एस फॉर सोशल, P फॉर पॉलिटी, E फॉर इकोनॉमिक, फिर SPC, C फॉर कल्चर। इस तरीके से सारे डायमेंशन को हम लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, और हमारा आंसर जो है स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। और ये टॉपिक के अंदर में बहुत सारा जो पॉइंट था वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी कर रखा है टॉपिक, और मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी पुराने जो टॉपिक्स कर चुका हूँ, अच्छा खासा टॉपिक कर चुका हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, तो सबको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब अच्छा खासा हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने सबको अलग अलग एग्रीगेट किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। एक्जैक्टली मैं दिखा दूंगा कि देखिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप लोग ये कर सकते हो। आप वहाँ तक कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर आप अपने से बना सकते हो। ठीक है, so we'll meet in the next video, so logistics sector. So thank you for listening.